नमस्कार, मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार। आप सभी का जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में बहुत ही देश के प्रखर विद्वान साथी जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप जैसे प्रबुद्ध जनों का सानिध्य मिला है मुझे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच में बहुत ही प्रखर विद्वान, शिक्षाविद, समाज सेवक, अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने वाले हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र, समाज सेवी श्री मुकेश भटनागर जी। आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपके सानिध्य में हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे भी इसी प्रकार कार्यक्रम में आप हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं इस मंच पर आपका अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया भारत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके धन्यवाद वचनों के लिए। हमारे बीच में मेजर साहब जुड़े हैं, मेजर प्रदीप खरे जी। बहुत ही ऊंची शख्सियत हैं। आप 1979 में भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। आप बतौर प्रशिक्षक के रूप में सेना विभाग में अपनी बेहतरीन सेवाओं से देश को अलंकृत किया है आपने। आप समय समय पर अनेक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। आप बहुत ही सक्रिय रूप से समाज सेवा कर रहे हैं। मैं आपका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री प्रदीप खरे जी। हमारे बीच में प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी जुड़े हैं, बहुत ही ऊंची शख्सियत। आज भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, वित्तीय सलाहकार हैं आप अच्छा साहित्य भी लिख रहे हैं। अनेक कवि सम्मेलनों में हमारे साथ आपकी जो प्रतिभा का जो प्रदर्शन है हम स्वयं देखते हैं। आपका सानिध्य निसंदेह लाभकारी है। आप लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, प्रेरक, वक्ता, शिक्षाविद हैं। प्रशिक्षक के रूप में आप 2 दशकों से 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित कर चुके हैं। आपका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय मधु खरे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस मंच पर आए हैं। आदरणीय मधु खरे जी बहुत ही जो है प्रत्येक क्षेत्र में आप अग्रणी महिला हैं। आप एक आदर्श हैं सभी नारी समाज के लिए। आप निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सामाजिक क्षेत्र हो। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में राखी गिबरानी जी फिलहाल जुड़ नहीं पाए हैं। राखी गिबरानी जी शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल हैं और सामाजिक दायरा उनका बहुत विस्तृत है। हरियाणा के सरजमी से उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। जैसे जुड़ेंगे तो बात करेंगे आगे। तो हमारे बीच में रंजीता सहाय आशीष जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं अभी, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में। आज हम इसके अलावा हमारे साथ बतौर रेखा जी जुड़े हुए हैं और पूनम भटनागर जी जुड़े हैं। बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं। बहुत अच्छा इनका प्रत्येक क्षेत्र में कार्य रहता है। सामाजिक सेवा हो अथवा कोई भी वेबिनार हो, उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी देखी जाती है। पूनम भटनागर जी बहुत ही प्रबुद्ध महिला
आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और आज का जो विषय है वो देखा जाए तो एक सामान्य विषय लगता है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। आज का विषय है कि वर्तमान में नैतिक मूल्य और विद्यार्थी दशा क्या है और किस दिशा में हम जा रहे हैं, इसके ऊपर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान दौर बहुत ही प्रैक्टिकल दौर है, बहुत ही व्यवहारिक युग है, और इसके अंदर जो संवेदनाएं थी, संवेदनाएं जो पहले हम लोगों ने जो अनुभव की है, वो संवेदनाएं आज के युग में कितनी शाश्वत हैं, कितनी स्थायी हैं, इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं भावनाओं में, वो संवेदनाओं में वो जो कशिश है, वो जो खिंचाव है, वो खत्म होता जा रहा है। आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं। भावनात्मक दृष्टि से जो प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे हम कहीं भी बात करें विद्यार्थी, क्योंकि प्रत्येक छात्र आज विद्यार्थी तो है ही है, तो प्रत्येक बच्चा घर में, प्रत्येक जो छोटा बच्चा है वो बहुत प्रैक्टिकल है। उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं वो जिद्दी हो चुका है, अलग किस्म का जिद्दी है। ये इसमें ये नहीं कह रहा कि मैं वो विद्यार्थी, वो बच्चा अयोग्य है, अयोग्य नहीं है, लेकिन एक संवेदनाओं की कमी है। जो संवेदनाएं हमने देखी हैं, जो हमने अनुभव की हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो ये शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा, जो मोरल एजुकेशन, जो मोरल वैल्यूज हैं उसके, वो कितने प्रभावित हो रहे हैं, इसके ऊपर हम अपना विचार रखेंगे। हो सकता है कि हम सब एक दूसरे के विचारों से सहमत हों अथवा न हों, कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। तो इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं, और सर्वप्रथम में आदरणीय डॉक्टर मुकेश भटनागर जी, यद्यपि अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष का नंबर अंत में होता है, लेकिन विचार की दृष्टि से मैं सर्वप्रथम आपको ही आमंत्रित करता हूं। भटनागर साहब, आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भटनागर साहब। धन्यवाद भारत जी, आपका जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत आभार। और सभी प्रबुद्ध हमारे जो साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच आए, और ये मुझे मौका मिला कि मैं इसका आपके सानिध्य में कुछ बोल पाऊं, अपने विचार रख पाऊं। मेरा ये मानना है, जो विषय है आज का, कि वर्तमान में नैतिक मूल्य और विद्यार्थी दशा और दिशा, तो मैं विद्यार्थी को इस रूप में लूंगा कि जैसे कि एक बीज होता है, ऐसे ही विद्यार्थी है। लेकिन बीज रोपण से पहले किसान जो है खेत को प्रिपेयर करता है, उस पर हल चलाता है, उस पर खरपतवार निकालता है, काफी समय उसको, मिट्टी को वो बांधता है, देखता है, उसके बाद समय रहते हुए वो बीज उसमें रोपण करता है। उसी प्रकार से मानता हूँ नैतिक जो है, नैतिकता जो है विद्यार्थी में, वो कब शुरू होती है। हम ये समझते हैं आमतौर पर कि जब उसका जन्म हुआ, नहीं, मेरा मानना है कि जब वह अपने माँ के गर्भ में बच्चा होता है, आगे जाके वो विद्यार्थी बनेगा, उस समय उसकी नैतिक मूल्य रोपण शुरू हो जाता है। तो हमारे जो दर्शन शास्त्र है, हमारे जो पुराण है, शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि किस प्रकार माँ को उस समय सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका खान पान होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी कदम गलत हो गया माँ द्वारा या उसकी सोच द्वारा या उसके माहौल के द्वारा, तो वह उसका जीवन पर्यंत वो ऐसी गहरी नींव बन जाती है बच्चे में, जो वो आगे आके समाज को भी प्रभावित करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जब नैतिक की बात करें तो हमें माँ से शुरुआत करेंगे। तो माँ का अगर विचार अच्छे होंगे, मेरा भी सौभाग्य रहा, कुछ मैंने एक डॉक्टर साहब ने पुस्तक लिखी है प्रेगनेंसी के ऊपर, फ्रॉम वोम टू होम, उसमें यही हमने लिखा है कि उसका किस प्रकार से मेडिसिन ना होके जो हमारी वैदिक पद्धति थी उसके अनुसार से उनका गर्भावस्था में ध्यान जाए। अब मैं बात आता हूं कि विद्यार्थी की। विद्यार्थियों में हम जानते हैं सबसे पहली जो उसकी पाठशाला है वो परिवार है, और माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका है। लेकिन जब हम वह केजी में, स्कूल में जाता है, सानिध्य में रहता है टीचर्स के, गुरुओं के, उसके जो भी बड़े हैं, उनको समय समय पे, जैसे आजकल हम ओलंपिक में स्पोर्ट्स देखा, कोच का कितना महत्व रहता है, वह टीचर के सानिध्य में रहता है, वो उसको गाइड करते रहते हैं। और
स्कूल तक वो काफी अच्छा रहता है व्यवहार में, डिसिप्लिन में, परंतु बाद में जाके कहीं ना कहीं उस पर जब अंकुश नहीं रहता, जैसे हम कहते हैं इतने बड़े हाथी को भी महावत एक अंकुश से काबू कर लेता है, जब वो बाहर जाता है तब वहां से होती है। जो ज्ञान या जो भौतिक सुख है वो सारे भौतिक दृष्टिकोण से हम अपना, जबकि मैं समझता हूँ वो बदलते रहते हैं, लेकिन यदि नैतिक मूल्य बच्चे में या विद्यार्थी में आ जाए, वह जीवन पर्यंत एक समान रहे हैं। जैसे बड़ों का आदर सम्मान करना, सहिष्णुता रखना, संवेदनशील होना, सदाचारी होना, सच्चाई का पालन करना, ईमानदार। और ईमानदारी ऐसी नहीं कि किसी को दिखा के लिए ईमानदारी करूं, जब वह अकेला भी हो तब भी वो ईमानदारी का क्या पालन करता है। यदि यह गुण, जो हम बात आगे चर्चा करेंगे, हमारे साथी करेंगे कि यही नैतिक मूल्य है, यह उसको लेकर जीवन में कहीं भी वो निडरता से चल सकता है, चाहे वो कोई तूफान हो या कोई पहलवान भी हो, उन सबका सामना कर सकता है यदि उसके पास ये नैतिक मूल्य आचरण में आ गए। तो मैं इससे कहना चाहूंगा, जो हमारे साथी हैं उस पर प्रकाश डालें कि हमारा हनन कहाँ होता है, पतन कहाँ होता है नैतिक उनका। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ साथ, जो मेरे निजी अनुभव रहे। मैं अपनी बात इस समय यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। सही, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, प्रारंभ इसलिए आपसे किया गया है कि आप विषय को थोड़ा स्पष्ट कर देंगे और अंत में फिर आपने ही समापन करना है। तो बिल्कुल ठीक फरमाया कि संस्कार रूप में जो संस्कार हैं मनुष्य के, वो जन्म से पूर्व ही उसकी जब गर्भाधान होता है वहीं से संस्कारों का आरोपण होता है। और कहा भी गया है कि हम कोरे कागज की तरह पैदा नहीं होते, पूर्व जन्म के संस्कार भी साथ में लेकर पैदा होते हैं। तो संस्कारों में नैतिकता शामिल है, और अगर अच्छे संस्कार अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन नैतिकता को संवारने का कार्य करना पड़ता है शिक्षा जगत में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। शिक्षा उसको पशु से इंसान बनाती है, और पशुता को दूर करने के साथ साथ जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है तो प्रार्थना के पश्चात देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, या चोरी करना पाप है, या इन बातों को दोहराया जाता है। कर्म ही पूजा है, इन विषयों के ऊपर चिंतन किया जाता है, उनको इसकी रीडिंग करवाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों को दृढ़ता प्रदान करती हैं ये बातें। खैर, मैं तो इतना कहूंगा कि मुकम्मल जहां में कोई नहीं, कुछ कमी तो जरूर है, जिसे जीना आ गया मुकम्मल, वो रब से नहीं दूर है, वो रब से नहीं दूर है। मुकम्मल तो कोई भी नहीं, लेकिन जीने के लिए एक नैतिक जीवन अत्यंत अनिवार्य है। वरिष्ठता तभी मिलती है जब अब हम नैतिकता, हमारे अंदर नैतिकता हो। और इसी नैतिकता को लेकर मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मेजर साहब प्रदीप खरे जी को। आप आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय मेजर प्रदीप खरे जी। मुझे आवाज आ रही है आप लोगों से? बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी आवाज आ रही है। मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था जी, एक शर्ट खरीदनी थी मुझे। वहां पर मैंने जाकर देखा शर्ट का, जो मैंने पसंद की वो शर्ट का जब मैंने प्राइस टैग देखा तो वो था 37,000, 37,000 रुपये। मुझे लगा इतनी महंगाई बढ़ गई है रातों रात। खैर, उत्सुकतावश मैंने बाजू के काउंटर में एक रोलेक्स वॉच देखी। रोलेक्स वॉच का जब प्राइस टैग देखा, प्राइस टैग था 37 रुपीज, 37 रुपये। मुझे लगा क्या हो गया, यहाँ पर रोलेक्स वॉच 37 रुपीज की इतनी सस्ती मिल रही है। उसके साथ ही मैंने देखा एक पेयर ऑफ सॉक्स की प्राइस लगी थी 25,000 रुपीज। मुझे लगा गड़बड़ हो रहा है, ऐसी प्राइस क्या हो गया। उसके बाजू में देखा मैंने डायमंड रिंग की प्राइस केवल 11 रुपए। ये क्या हो गया। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने मैनेजर से पूछे जाकर के, भाई आपकी शॉप मॉल में ये बहुत साधारण चीजें बहुत ऊंचे प्राइस में दे रहे हैं, और जो बहुत ही कीमती चीजें हैं वो बिल्कुल कम से कम दाम में दे रहे हैं, तो क्या हो गया है।
तो उन्होंने कहा सर ऐसा हमारे यहाँ कुछ रात को लोग स्टोर में आ गए थे, उन्होंने सारे उथल पुथल कर दिया, प्राइस टैग किसी के निकाले किसी में लगा दिए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको वापस लगाने की, और थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में एकदम मुझे झंझकोड़ दिया गया, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और मैंने देखा पत्नी जी वहां चाय लेके खड़ी हैं। मेरा सपना टूट गया। लेकिन मैंने सोचा बाद में कि ऐसा कुछ हमारे वास्तविक जीवन में भी हो रहा है। जो नैतिक मूल्य हैं, ईमानदारी, सच्चाई, कर्मनिष्ठा, दूसरों की मदद करना, दया, करुणा, इन सब चीजों की वैल्यू बहुत कम कर दी गई। और जो रुपया पैसा है, जो पोजीशन है, जो ओहदा है, जो संपत्ति है, जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, उन सब चीजों को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज्यादा। और इसका नतीजा हमारे सामने है। अभी क्या हो रहा है, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा सबसे ज्यादा उसको वैल्यू दी गई, और इसका आप परिणाम देख सकते हैं। कोई भी टीवी चैनल आप खोलेंगे जिसमें 100 समाचार आते हैं, उसमें से कम 50-60 समाचार हत्या के होते हैं, आतंकवाद के होते हैं, रेप के होते हैं, धोखाधड़ी के होते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सही बात। उसमें कोई ये न्यूज नहीं ज्यादा आएगी किसी बच्चे ने IIT में एग्जाम पास कर लिया, कोई मजदूर का बेटा है डॉक्टर बन गया है, ऐसी न्यूज को कोई महत्व नहीं दिया जाता। और अभी रिसेंटली हमने देखा जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, नैतिक मूल्यों का सबसे ज्यादा पतन देखा गया। बीमार आदमी को एम्बुलेंस ले जाने के लिए जहां की 1500 रुपए होना चाहिए, लोग 25 से 50 हजार रुपए तक मांग रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर मेडिसिन ब्लैक में की जा रही थी। ये कौन लोग कर रहे थे? इंसान ही कर रहे थे, जिनका नैतिक मूल्यों का पतन हो गया। ये हमने देखा, एक बहुत ही विभत्स तस्वीर सामने आई समाज की, जहां पर इंसानों को इंसानों ने ही मारा। कोरोना ने कम मारा, इंसानों ने ज्यादा मारा। अब हमें सोचने की बात यह है कि ये करुणा की, दया की, ईमानदारी, सच्चाई, इन सब चीजों को वापस लाना है। तो हमारा यही प्रयास है शिक्षक के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे, कि जहां तक हो सके समाज में लोगों को धीरे धीरे, ये कार्य बहुत लंबा है, इसको मूल्यों की स्थापना करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन असंभव नहीं। धीरे धीरे जिनसे भी हम बात करते हैं और उससे भी ज्यादा जो हम आचरण करते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के माध्यम से अगर हमारे नैतिक मूल्य लोगों को दिखाई देंगे तो वो ज्यादा इससे प्रभावित हो। अभी मैं एक अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सोसाइटी में हमने देखा काफी लोग, जैसे सोसाइटी के हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, और जो मेड सर्वेंट्स हमारे यहाँ काम करने आती हैं, ये लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए, कोई महंगा इलाज कराना, टेस्ट कराना, उसके लिए पैसे नहीं होते। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि वॉलंटरी डोनेशन सोसाइटी के लोग इकट्ठे करते हैं, उसमें से कुछ पैसा इकट्ठा होता है, इसमें से हम इनको अच्छे डॉक्टरों को भेज रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, उनके टेस्ट करा रहे हैं, उनको दवाई दिला रहे हैं। सारा पैसा हम लोग पेटीएम से पेमेंट करते हैं डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को या मेडिकल केमिस्ट को, और इसका पूरा ट्रांसपेरेंट हिसाब रखा जाता है। इससे हमें बहुत बड़ा एक लोगों को करुणा की भावना आती है, ये सामने आती है कि उनको हम मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, और ये अगर समाज में भावना आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह के प्रयास और भी सोसाइटी में लोग करना चाहें तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जहां भी विद्यार्थियों से बात करता हूं मैं, तो हमेशा नैतिक मूल्यों के ऊपर जोर देते हैं। और ये जो हमारी पुस्तक है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर, और हिंदी में भी है 101 छोटी बातें बड़े काम की, इसमें बहुत सी साधारण बातें दी गई हैं जिनको हम जीवन में उपयोग करें तो नैतिक मूल्यों का काफी अच्छा स्तर बन सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी का, और आज मुझे ये समय देने के लिए और अवसर देने के लिए जिससे मैं आप लोगों को अपनी बात रख सका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपने नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन की बात कही है कि किस प्रकार नैतिक मूल्य इस कोरोना की द्वितीय लहर में देखे गए, नैतिक मूल्यों का पतन देखा गया। ये एक दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि जब भी कोई विपत्ति आती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ई रिक्शा वाले रेट बढ़ा देते हैं, जब
नवरात्रे आते हैं या कोई पूजा पाठ का वो दिन आता है, व्रत का दिन आता है, तो फलों का रेट एकदम 2 गुना 3 गुना हो जाता है। वही चीज की मात्रा खूब है, उत्पादन खूब है, लेकिन उन दिनों के अंदर जब पूजा पाठ के दिनों रेट बढ़ जाते हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही हम भारतीयों के लिए जो नैतिक अवमूल्यन को दर्शाती है, ये दूर होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सटीक बात को उठाया है। विद्यार्थियों को बचपन से ही कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जाएं कि किसी की मजबूरी का कभी फायदा ना उठाए, क्योंकि विवशताएं सभी के साथ कभी भी आ सकती है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उस वस्तु को उतने मूल्य में अवश्य उपलब्ध करा दें। वैसे तो अगर हम रात को कहीं ड्राइविंग पे जा रहे और हमारी गाड़ी पंचर होगी या हम कहीं फंस गए, अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, ये कोई पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। लेकिन नैतिकता यही सिखाती है कि हम सदैव एक दूसरे की मदद करें। बहुत अच्छा सटीक चिंतन आपने रखा है। समय के मर्यादा को देखते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आगामी प्रस्तुति के लिए मधु खरे जी को। आप आए और अपने विचार रखें। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 3 मिनट इस जो है सत्र के बाकी हैं, उसके बाद दोबारा जुड़ेंगे। तत्काल अपनी बात जहां अगर कट जाए तो आप तत्काल शुरू कर देना दूसरे चरण में। तो आदरणीय मधु खरे जी, आप आए मंच पर और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, अनुग्रहित करें। आपका चिंतन निस्संदेह प्रभावशाली है। आप आमंत्रित हैं। जनों को मेरा सादर अभिनंदन, प्रणाम। मैं अपने विचारों को संक्षेप में रखना चाहूंगी और सबसे पहले मैं मुकेश भटनागर जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और आज भी उनका ये विचार मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो मेरे ही दिल की बात कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि संस्कार माँ के गर्भ से आरंभ होते हैं। खैर, इस पर मैं बात करूंगी, पर इससे पहले मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज जो दशा है नैतिक मूल्यों की, आप सबके चेहरों से, आप सबकी बातों से ये स्पष्ट हो ही रहा है कि हम इस दशा को देखकर चिंतित हैं। आपको लगता है सबको ऐसा? बिल्कुल लगता है। पर एक बड़ी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस दशा का जिम्मेदार कौन है? तो मैं हाथ उठाकर पूरी तरह ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ। हम सब जो माता पिता हैं, हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आज जो बच्चे हमारे सामने बड़े हो रहे हैं और नैतिक मूल्यों को नहीं जान रहे हैं, उसका बड़ा कारण हम स्वयं हैं। माँ के गर्भ से बच्चा संस्कार लेना शुरू करता है, चाहे वो अभिमन्यु हो, अश्वत्थामा हो, ध्रुव हो या और बहुत से लोग। सारे ही बच्चे माँ के गर्भ से संस्कार लेना शुरू करते हैं और हर माँ अपने आप में खास है, हर परिवार अपने आप में बहुत विशेष है। पर कहीं ना कहीं हम घर के अंदर ही बहुत सारी चीजों में चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ही अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को वो सब नहीं दे पाए जो हमें विरासत से मिला था। और इसमें जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि गर्भ से ही बच्चे का पालन पोषण जब होता है तो संस्कारों का विकास उसका शुरू हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो शायद कुछ नहीं जानता, पर वो पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ
माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और फिर हर पल हर क्षण सीखता है। यहाँ तक कि शायद आप सबको ज्ञात होगा, अष्टावक्र जी इतने ज्यादा विद्वान थे कि उन्होंने गर्भ में, माँ के गर्भ से ही अपने पिता को ज्ञान देना शुरू किया था। अपने पिता को ये बताया था कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं ऐसा कहिए। तो संस्कारों की जो बात है, मैं ये कहूंगी, मैं भी एक माँ हूं और हर माँ पूरी तरह से जिम्मेदार है कि उसके बच्चे के अंदर कौन से संस्कार होने चाहिए। माँ के साथ साथ परिवार का पूरा वातावरण इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा क्या सीखे। ज्ञान देना बहुत सरल काम है, ये कहना बहुत सरल है कि सच बोलो, बड़ों का आदर करो, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें सोच थोड़ा सा अलग है। हमारा अपना स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, बहुत अच्छे से एक साइकोलॉजिस्ट होता है और वो देखता है, वो घर में सबको ध्यान से देखता है, पूरे कुटुंब कबीले को समझने का प्रयास करता है और फिर संस्कार स्वाभाविक तौर पे उसके अंदर आते हैं। अगर परिवार में सत्य पर बहुत जोर दिया जाता है, सब सच बोलते हैं, सच पर टिकते हैं, तो बालक भी यही सीखता है और वो सच्चाई की तरफ जाता है। मुझे एक छोटी सी कहानी जो आप सबने सुनी होगी, पर इस संदर्भ में मैं दोहरा रही हूँ, आपने सुनी भी हो तो भी कोई बात नहीं। एक बार एक माँ बहुत परेशान थी, उसका बच्चा गुड़ बहुत खाता था। गुड़ के बिना वो कुछ भी नहीं खा पाता था, रह पाता था और चिड़चिड़ाता था, जिद करता था। माँ को पता चला गांव में कि एक कोई ऋषि है, कोई संत है जो कि सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। माँ बच्चे को ऋषि के पास, संत के पास लेकर गई और जैसे जैसे जब नंबर आया तो माँ ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरी एक ही परेशानी है और वो है ये बालक, ये बहुत गुड़ खाता है। संत ने कहा अच्छा, अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते मेरे से मिलना। वो बहुत परेशान हुई कि ये कैसे संत हैं, जरा सी बात के लिए पूरा एक हफ्ता। पर खैर जैसे तैसे एक हफ्ता भी बीत गया और वो दोबारा संत के पास गई और फिर नंबर आया और उसने कहा कि महाराज यही बच्चा, यही समस्या कि गुड़ बहुत खाता है। संत ने कहा बस अब 4 दिन बाद आ जाना और मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। बहुत चिड़चिड़ाई माँ, पर क्या करती, बच्चे को सुधारने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। 4 दिन बाद जब वो दोबारा गई तो संत के पास बच्चे को खड़ा किया और उसने कहा महाराज अब कृपा करके कुछ कर दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। संत ने बहुत प्यार से बच्चे को अपने आलिंगन में लिया और उसका माथा चूमा और उससे कहा गुड़ मत खाया करो, गुड़ अच्छा नहीं है, खाना खाया करो जो माँ देती है। जब माँ ने ये सुना तो वो थोड़ा हैरान हुई, पर बच्चे के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी और उसने बड़े विश्वास से संत से कहा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा गुरुजी। माँ से रहा नहीं गया, बच्चे को एक तरफ भेज दिया और माँ ने संत से पूछा कि महाराज मुझे समझ नहीं आया
ये बात तो आप शुरू में ही कह सकते थे। संत ने कहा नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं भी गुड़ बहुत खाता था और मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा और अब मैं उसको इस बात के लिए मना कर पाया हूं। आप विद्वजन जान गए होंगे कि इसके पीछे क्या अभिप्राय है। हमें अपने आचरण में जो मूल्य हैं वो हमारे आचरण में नजर आने चाहिए, बच्चे को दिखने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चे के सामने कुछ छोटी मोटी नोकझोंक, कुछ छोटा मोटा झगड़ा, कहीं ना कहीं कुछ खटपट, कहीं झूठ, कहीं सच, कहीं बेईमानी, ये सारी चीजें करते हैं और फिर उससे कहते हैं ये गलत है। मैंने ऐसा भी देखा है। एक बार मेरी एक सहेली के साथ मैं बैठी थी और उनका भी बच्चा छोटा था, मेरे बच्चे भी छोटे थे। बच्चा खेल के जब लौट के आया तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला मुझे उसने मारा है, राजू ने मुझे बहुत मारा है। तो बजाय इसके कि वो बच्चे को कुछ और समझाए, वो बोली अच्छा तू पिट के आया है, जा उसको मार के आ, उसकी उंगली काट के आ, ऐसे नहीं आना है मेरे पास, तू बहादुर बच्चा है। अब आप मुझे बताइए क्या ये नैतिक मूल्य है? कहीं ना कहीं मैं फिर से यही कहूंगी कि हम अपने आचरण, अपने व्यवहार में वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं जो हम अपने बच्चों के अंदर चाहते हैं। हम स्वयं बच्चों के स्कूल में जाते हैं और जरा सी छोटी मोटी बात होने पर हम शिक्षिका या शिक्षक, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक को ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल के आते हैं बच्चे के सामने, बच्चे के ये बताने के लिए कि ये हमारा बच्चा और ये तो गलत हो ही नहीं सकता, इसके नंबर अगर कम आए हैं तो आपका दोष है, बच्चे का नहीं। क्या हम ऐसे बच्चों को सिखा पाएंगे कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो? मेरे ख्याल से हम कभी ये नहीं सिखा सकते। और फिर हम अपनी कमियों को थोप देते हैं टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और हम ये कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत बेकार हैं, आजकल के टीचर्स तो वो पुराने टीचर्स जैसे रहे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमें स्वयं अपने साथ बैठना होगा, अपना अवलोकन करना होगा, जानना होगा कि हम कैसे अपने आप को सुधारें, अपने आप को सही करें और फिर हम सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। केवल प्रवचन देना कि आप ईमानदारी रखिए, कि आपका चरित्र उच्च होना चाहिए, कि आपकी बातचीत में मिठास होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, ये सब कहने की बातें नहीं है। आज के परिवेश में हम देख रहे हैं माता पिता ही अपने बच्चों को कैसे परिधानों में उनको रखते हैं, किस तरीके से उनको स्कूल में, पार्टीज में, कहीं भी भेजते हैं और कैसे उन्हें समय समय पर बताते हैं, अरे बोल देना टीचर से कि माँ बीमार थी, अरे कह देना कल हम की पार्टी में गए थे। तो क्या ये सही है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हर शिक्षक, हर शिक्षिका का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें भी फिर एक ही बात आती है कि टीचर के अंदर भी अगर सौम्यता होगी, शालीनता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी, तभी वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा ज्ञान, पढ़ाई केवल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आवश्यक नहीं है जीवन में। जीवन जीने के लिए जीवन मूल्यों की आवश्यकता है, और जीवन मूल्य हम किताबों में से पढ़कर नहीं दे सकते। हमें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में
उन सबको लाना होगा और टीचर को भी। दूसरी जो बड़ी बात मुझे महसूस हो रही है वो है संगत। संगत का बहुत असर पड़ता है और हमेशा हमें अपने बच्चों के साथ इस दृष्टि में सावधान रहना होगा कि उनकी संगत कैसी है। वो अगर कोई गैजेट यूज कर रहे हैं तो वो उसमें क्या कर रहे हैं। माता पिता को समय निकालना होगा। सारे पेरेंट्स आज के समय में इतना व्यस्त हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनता जा रहा है। मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरी कमीज उसके कमीज से सफेद क्यों नहीं। इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो समय देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर अगर कोई मेरे से कहे तो शायद मैं लगातार बोलती रहूं, पर मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहती। अगर किसी भी मेरे विचार से आप असहमत हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मधु खरे जी ने बहुत ही सशक्त और बहुत ही उम्दा चिंतन प्रस्तुत किया है। हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। विनम्रता से संस्कारों का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है। आपने बहुत सुंदर कथा के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार गुरु जी ने शांत वाणी में संत महात्मा ने उस बच्चे को उस आदत से छुड़वा दिया जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं थी। तो विनम्रता के माध्यम से हम बच्चों में नैतिक संस्कारों का आरोपण कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, 21 वर्षों से राजकीय सेवा में हूँ। बहुत निर्धन छात्र हैं और वो बच्चे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कि दीवार फांद कर भी वो बच्चे चले जाते हैं, भाग जाते हैं। मेरा रिजल्ट, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात को वजन देने की बात कर रहा हूँ कि मैं 100% परिणाम आते हैं, अहंकार की बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरी विनम्रता को से सभी लोग हैरान होते हैं। मेरे साथी मुझे कहते हैं कि आप बच्चे कोई भी आ जाए, स्कूल का कोई एनी स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, चाहे वो मेरा है भी नहीं तो वो मेरे पास आता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। चाहे वो झूठ बोल रहा है, मैं समझ लेता हूँ कि शायद झूठ बोल रहे, लेकिन छुट्टी मांगी है उसने तो मैं छुट्टी देता हूँ, जरूर देता हूँ। प्रिंसिपल दे या ना दे, कोई दे या ना दे, तो बच्चे घूम फिर के मेरे पास आते हैं, मैं छुट्टी दे देता हूँ। और उस बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा जब आप आओगे कल तो आप बहुत अच्छी तरह स्टडी करके आना। मुझे पता है वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। वो बच्चे को मैंने छुट्टी दे दी, वो बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई कि वो पूछ के जाने लगा। अगर मैं छुट्टी ना भी देता तो भी वो दीवार फांद के जरूर जाता, वो पक्का जाता, लेकिन उससे एक बुराई उसके अंदर आ जाती। वो एक गदर फिल्म का डायलॉग है कि क्या इस कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्या जाएगा। वो स्थिति होती है जब हम बच्चे को मना करते, जाना उसने फिर भी है, लेकिन पूछ के जाने का जो उसके अंदर एक नैतिक मूल्य ये हो गया कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मुझको मैंने पूछा और मुझे टीचर ने भेजा, और धीरे धीरे उसके भागने की आदत तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब ये एक छोटा सा उदाहरण है, इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं उनके पाँव को छूने लगो डांट देते हैं। मैंने आंखों के सामने देखा कि बच्चों के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों के को हम संस्कार देते हैं कि अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, गुरुजनों के पांव स्पर्श करो, माता पिता के पांव स्पर्श करो, बड़ों का आदर करो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हम ये संदेश देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं पाँव नहीं छूना, चल चल निकल, वैसे ही तुम पढ़ा करो, बस इतना बोल दिया। ये कहना ठीक नहीं है। बच्चों को संस्कार अगर अच्छे हैं तो आप मधु खरे जी की बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं टीचर, हम लोग और अभिभावक जिम्मेवार हैं, उनको मना कर देते ये काम नहीं करना, कोई नहीं बस बस बस। आप आशीर्वाद, जितना शब्द आप बस बस करने में बोलते हो इतने में आशीर्वाद दीजिए। बच्चे के अंदर संस्कार और गूढ़ होंगे और प्रखर होंगे और वो बच्चा नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन
ये वास्तविकता में ही हम लोगों की कमी है कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं उन संस्कारों में, अच्छे संस्कार जो आने वाले होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देते हैं। सिर्फ ये कह कि नहीं बेटा ये इसकी कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ाई करो। पढ़ाई तो वो करेगा ही, अगर उसने पाँव छुए हैं तो आप उसका जवाब देना हमारा हक बनता है, उसको आशीर्वाद देना हमारा हक बनता है। तो ये कमी भी आपने बहुत अच्छी तरह सारी बातों में आपने स्पष्ट कर दी। आदरणीय मधु खरे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत हमारी ये गोष्ठी बहुत सफल हो रही है। तो इसी सफलता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ पूनम खरे जी, पूनम भटनागर जी को जाना था। पूनम भटनागर जी हाजिर है तो ठीक है, नहीं तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी बहुत प्रखर विद्वान हैं। आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने विचारों से अनुग्रहित करें। बहुत जबरदस्त विचारक हैं प्रोफेसर साहब, आइए आपके विचार की हम प्रतीक्षा में हैं और हमें अवगत कराएं अपने विचारों से प्रोफेसर साहब। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और भारत जी आपका विशेष धन्यवाद। मैं आज का जो टॉपिक है उसको अगर पढ़ूं तो 8 शब्द बनते हैं। वर्तमान में नैतिक मूल्य व विद्यार्थी दशा व दिशा। तो ये 8 को अगर मैं संधि करके इनके साथ ही कुछ निकालने का प्रयास करूं तो शायद इसी में ही विषय खत्म हो जाएगा। वर्तमान को जब आप चूकते नहीं है तो ही वो वर्तमान है। अगर वर्तमान से आपने कुछ नहीं लिया, नहीं किया, तो समझ लीजिए वो वर्तमान भूतकाल हो जाता है, भूतकाल हो जाएगा। वर्तमान तो तभी तक वर्तमान है जब तक आपने उसका प्रयोग नहीं किया। और वर्तमान में का मतलब मौका, बीज। और नैतिक का मतलब नीतिगत, जो नीतियों के आधार पर हो, मौलिक हो, स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, वो नैतिक होता है। मूल्य, कीमत और मूल्य में 2 फर्क है। मूल्य पैसे देकर चुकाए जा सकते हैं और कीमत तेरियां की कीमता, तेरी गल्लां दी की कीमता, मतलब वो कीमतों का कोई, आप कहते हैं ना प्राइस वर्सेस वैल्यू, तो मूल्य तो आप चुका सकते हैं, कीमत नहीं चुका सकते। बिल्कुल सही। विद्यार्थी का यहाँ मेरा जो सोचना है वो ये कि विद्यार्थी जो सिख है, जैसे हम एक समाज है, सिख समाज, ऐसे जो सदा सीखता है, सतत इस प्रयास में है कि सीखो। अच्छा, बीच में एक आया था मूल्य व विद्यार्थी, व को मैंने बोला है निर्णय, अनिर्णय और निर्णय की स्थिति में आप निर्णय लेते हैं। जब आप निर्णय नहीं लेते तो ये निर्णय लेते हैं कि मैंने निर्णय नहीं लेना। अनिर्णय भी एक निर्णय है। आपके सामने कोई हत्या होती है, आपके सामने कोई चोरी होती है और आप देखते हैं, तो ये आपका अनिर्णय भी एक निर्णय। आगे दशा व दिशा। दशा बेहतर भी हो सकती है, बदतर भी हो सकती है। दोनों चीजें आपके इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। देखिए, एक व्यक्ति कहता है जी अंडा खा लेना चाहिए, वो वेजिटेबल है। एक कहता है जी नॉनवेज खा लेना चाहिए, वो ठीक है। एक कहता है जी लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, वो जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सब चीजें क्या भगवान को नहीं पता? और दिशा कौन तय करता है? हालात या हम? जहां हालात तय करते हैं तो वहां ओलंपिक में मेडल नहीं आते, और जहां हम तय करते हैं वहां नीरज चोपड़ा पैदा होते। अगली बात, मैं एक छोटी सी आज ही इसी विषय को देखते हुए मैंने एक छोटा सा कविता लिखी। या मैं बदलूं या बदल दूं सब, या मैं बदलूं या बदल दूं सब, अब कुछ होना चाहिए। बहुत बढ़िया। या बस सोचूं
या बनूं अपना रब, या बस सोचूं या बनूं अपना रब, एहसास ना सोना चाहिए। जो विद्यार्थी है ना वो पंछी की तरह है। पंछी जो है ना, अगर अपने कड़ाई से सख्ती से पकड़ लिए तो मर जाएंगे, मगर आपने हल्के पकड़े ना उड़ जाएंगे। आपको बैलेंस बनाना है। जो घास है ना वो नेगेटिविटी है, वो अपने आप उगाएगी। जो चीजें अपने आप हो जाए ना तो समझ लीजिए वो नेगेटिव है और उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आप बेचने जाओ घास नहीं बिकेगी। अगर जो गेहूं है ना वो स्पेशल एफर्ट से उगाई जाएगी, और जो चीज स्पेशल एफर्ट से उगाई जाएगी ना वो समझ लीजिए पॉजिटिव है। और पॉजिटिविटी हर जगह नहीं उगती, उगानी पड़ेगी। सही बात, बहुत बढ़िया। ओलंपिक में अगर पिछले सालों में मेडल नहीं आए तो आप मेडल को मत देखिए, उससे 4 साल पहले, उससे 8 साल पहले जो बीज लगाए थे उनको देखिए। आज 7 मेडल आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीज उगाने शुरू किए थे जो कुछ समय बाद प्रफुल्लित हुए। तो ये कभी भी ना सोचे कि जो आज स्टूडेंट या विद्यार्थी की दशा या दिशा है वो नेगेटिव है। जो कोरोना में मेजर साहब ने बताया कि लोगों ने लाभ उठाए, तो वहीं बहुत सारे समाज ने, सिख समाज ने या और भी बहुत सारे समाज ने बहुत ज्यादा मदद भी की और हमेशा करते रहे, हमेशा प्रेरणा के बहुत जबरदस्त स्रोत बनते रहे। तो ये हमारे पास, मैं स्टूडेंट्स के बारे में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करता रहा हूं। चाणक्य कहते थे जब बच्चा 0 से 7 साल का हो तो उसे राजकुमार की तरह आप ट्रीट करें। केवल प्यार, केवल प्यार, केवल प्यार। 7 से 14 साल के बच्चे के ऊपर मूल्य निर्धारित करने शुरू करें। सख्ती बरतें, नियम, आचरण, नैतिकता, मौलिकता और हर वो नीतिगत चीजें उसको बताएं, समझाएं। जोर जबरदस्ती, साम दाम दंड भेद हर तरीके से करिए। मगर जिस दिन वो 14 साल का हो जाए, जिस दिन उसके पैर की जुत्ती आपके जुत्ती में पैर आने शुरू हो जाए, उस दिन वो आपका मित्र बनना चाहिए। और जिस दिन आपका वो मित्र बन जाएगा उसी दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मनन को जिस दिन तक 18 साल का नहीं हुआ था, लाइसेंस नहीं लेके दिया था, उस दिन तक स्कूल 1 किलोमीटर है पैदल जाता था। स्कूटी लेके दी, लेकिन चलाने उस दिन दी जिस दिन वो 12th पास कर गया। और जिस दिन 22 मई को उसका जन्मदिन था और 23 मई को उसको मैंने स्कूटी का लाइसेंस बनवा के उसके बाद उसको स्कूटी चलाने दी। नैतिकता हमारे अंदर होगी तो आगे जाएगी, नैतिकता हमारे अंदर नहीं होगी तो आगे भी नहीं जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 जने और लोग हैं, अगर कंक्लूड कर लें आप अपना वक्तव्य। आप चाहते हैं मैं बंद करूं? नहीं, बंद नहीं, कंक्लूड कर लें, कंक्लूड। अच्छा ठीक है। वो उन्हें भी कहीं जाना है, रंजीता जी को। जी नहीं, पहले बता दीजिए तो मैं माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा जी। नहीं, ये भी नैतिकता से हिसाब से गलत है कि किसी को वक्तव्य में उसके दिए समय के बीच में रोकना। अभी 6 मिनट नहीं हुए, 5 से 6 मिनट नहीं हुए। बोले जी, बोले। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कर्म जो हैं वो बोलने चाहिए, मुंह ना बोले। जब तक हम मुंह से बोलते हैं तो समझ लीजिए हमारी सारी गोष्ठियां भी व्यर्थ है, क्योंकि हम मुंह से बोलते हैं, कर्म से नहीं बोलते। दूसरा, हम उम्मीदें खुद से रखें, दूसरों से नहीं। जब हम उम्मीदें खुद से रखेंगे ना तो बातें बननी शुरू हो जाएंगी। और तीसरा, इंतजार ना करें, खुद शुरू हो जाए। जिस दिन इंतजार नहीं करेंगे और खुद शुरू हो जाएंगे उस दिन बातें बननी शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी वक्तव्य के दौरान अगर किसी को मैंने कोई किसी तरीके का तो माफी चाहूंगा और मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। भूषण जी आपका माइक बंद है। भूषण जी आपका माइक बंद है।
भरत जी। जी हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी ने बहुत ही सशक्त चिंतन प्रस्तुत किया है कि कुछ हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य है, जो जिन बातों को हम कर्म से करें, वाणी से नहीं, बहुत ठीक चिंतन आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार है। और बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपने विचारों को जो है वाणी प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आदरणीय पूनम भटनागर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। हमारे साथ बतौर श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं श्री संजीत कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर अपने जो है ना बिल्कुल तन्मयता से जुड़ रहे हैं, हमारी संगोष्ठी को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सक्रिय रूप से आप सुन रहे हैं। और भी हमारे मित्रगण दुर्गा दास जी, सुभाष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर बने हुए हैं आप, क्योंकि जो हमारे कुछ एक दो मेंबर शायद नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने सशक्तता प्रदान की। अगर समय मिला तो एक एक मिनट की बात आप अवश्य रखिएगा। तो मैं इससे पहले आदरणीय पूनम भटनागर जी से अनुरोध करूंगा, आप आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय पूनम भटनागर जी, माइक क्लियर नहीं है आपका, ऑन कर लीजिएगा। माइक ऑफ है आपका पूनम भटनागर जी। अब ठीक है सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छी तरह आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। शेष म्यूट। आज मैं श्री मुकेश भटनागर जी, श्री भारत भूषण जी व अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आपके इस मंच के माध्यम से अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। आजकल हम जिधर भी नजर डालें, किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में, नैतिक मूल्यों का ग्राफ निरंतर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। पर कभी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य की यह प्रवृत्ति बना दी है कि उसे दूसरे के गुण नजर नहीं आते और दूसरे के गुणों में भी अवगुण ही नजर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, शायद आपने भी देखा होगा, हो सकता है ध्यान ना दिया हो, पर यदि आप ध्यान दें तो आपको भी याद आएगा कि कभी ना कभी आपके साथ भी यह घटित हुआ होगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आजकल बसों में, मेट्रो में सफर करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके बिना हम अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि बसों में, मेट्रो में सफर करते हुए सीनियर सिटीजन की सीटें रिजर्व होती हैं, बाकायदा उनके ऊपर लिखा होता है रिजर्व। अब क्या होता है, उन सीटों पर जवान बच्चे आकर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा दिखाते हैं मानो वे सो रही हो। अगर उनको आवाज देकर कहो उठो बेटा, ये सीट बुजुर्गों के लिए है, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें मालूम ही ना हो। ये बातें तो खैर दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों की है। यदि घर परिवार में भी देखें कि बच्चे मोबाइल पर व्यस्त हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वे बड़े बुजुर्गों की आवाज को अनसुना कर देते हैं या उन्हें उठना पड़ता है तो ऐसे दिखाते हैं कि पता नहीं कितना किलो बोझ उठाकर चलना पड़ेगा। कभी हमने सोचा है कि आजकल बच्चे इस तरह की प्रवृत्ति को क्यों अपना रहे हैं? इसके लिए कुछ सीमा तक हमारे घर का वातावरण या माता पिता का लाड दुलार और बड़ों का अनदेखा व्यवहार जिम्मेदार है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह बदतमीजी करता है और हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा है, बड़ा होके समझ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि बच्चा अपने बच्चों का माँ बाप भी बन जाता है तो भी माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। यह उसकी आदतें दुर्व्यवहार में कब सम्मिलित हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता।
फिर उस बच्चे को कुछ बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि उसने बचपन से यही सब देखा होता है। उसे क्या पता सही क्या है, गलत क्या है। अपितु वह नाराज होने की अपेक्षा उसे लगता है कि इन बुजुर्गों को क्या हो गया है, ये जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ना आराम से खुद बैठते हैं और ना हमें बैठने देते हैं। वैसे तो सरकार बच्चों को परिवार से ही मिलती है, लेकिन माता पिता आजकल पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब उनके हाथ से निकल गया, और रही सही कसर उसके मित्र पूरी कर देते हैं। यदि हम स्वयं ये आकलन करें तो कहीं ना कहीं घर परिवार, हमारे संस्कार, हमारी व्यस्तता इसकी जिम्मेवार है। क्योंकि पहले तो पढ़ाई के कार्यक्रम में मॉरल एजुकेशन और मॉरल साइंस भी बच्चों का एक विषय पढ़ाया जाता था, मगर प्रतिस्पर्धाएं होने के कारण, ये विषयों के अधिक होने के कारण पढ़ाई से इन दोनों विषयों को हटा दिया गया, जिससे बच्चों की बहुमूल्य निधि छीन ली गई। रुपया तो वे कभी भी किसी भी आयु में कमा सकते हैं थोड़ी मेहनत करने के बाद, लेकिन संस्कार जिस उम्र में मिलते हैं वे आयु निकल चुकी होती है। और हम देखते रहते हैं हमारा जो युवा समाज है दिन प्रतिदिन उसका नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। आजकल माँ बाप, अध्यापक गण एक विद्यार्थी को एक बड़ा अफसर तो बना सकते हैं, ऊंचे पद पर नौकरी दिला सकते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर तो बना सकते हैं, पर वे बच्चे एक शिष्ट और सभ्य नागरिक व अनुशासित नहीं बना सकते, और इसमें वे चूक जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य कैसे सिखा सकते हैं। मेरा मानना है उनकी शुरुआत अपने घर परिवार से ही होती है। मैं अपने ग्रैंडसन की उदाहरण आपको देती हूँ। वह छोटी उम्र में 6 वर्ष का था। एक दिन मैं उसके घर गई, वह मेरे सामने ही स्कूल से आया और अपना स्कूल बैग रखकर मेरे पैर छुए और बोला, नानी आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने पूछा कैसे? तब उसने बताया कि रोज तो मैं 9 आशीर्वाद लेके स्कूल जाता हूँ और आज मुझे 10वां मिला। तब मैंने बोला 9 कैसे? तब उसने बताया दादा दादी का, ताऊ ताई जी का, ताऊ जी के दोनों बच्चों का नाम लेकर बताया और मम्मी पापा का। तब मैंने पूछा कि ये तो 8 ही हुए बेटा, 9 कैसे? तब उसने अपने बड़े भाई का नाम बताया जो कि उससे केवल 1.25 साल बड़ा है। उस बच्चे की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और रास्ते में सोचती आ रही थी कि हम तो अपनी बेटी दूसरों के घर ब्याह कर भेज देते हैं। बच्चों को असली संस्कार तो उसके दादा दादी से मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब वो मेरा ग्रैंडसन, उसने 10th का एग्जाम दिया है, उसके 99% मार्क्स आए हैं, और उसके बड़े भाई ने 10th का एग्जाम जो दिया है उसके 4 सब्जेक्ट में 100/100 है और एक सब्जेक्ट में 98% मार्क्स हैं, और मेरे ग्रैंडसन ने स्कूल में टॉप किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे इतनी ऊंचाइयों पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, शुरू से ही उन्हें अनुशासन में रखकर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अब इन बच्चों के विषय में हमारी यह धारणा बन चुकी है कि इनकी नींव अच्छी पड़ी है, निश्चय ही इमारत भी अच्छी और मजबूत होगी। आगे चलकर ये बच्चे एक चरित्रवान नैतिक मूल्यों से भरपूर होंगे, क्योंकि इन्होंने 17-18 सालों तक यही सब सीखा है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि बच्चों को 9-10 वर्ष की आयु तक जो अच्छा सिखाना चाहो सिखा दो। यदि कभी कभी पिटाई करनी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवाई खिलानी भी पड़ती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं शारीरिक रूप से छोड़ूं, उस समय कोई भी आएगा मेरी कुर्सी को धक्का देकर चला जाएगा। ये भी संभव है कि मैं शायद नीचे गिर जाऊं। ठीक इसी तरह से अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्यों की कमी होगी तो हम दूसरों के बहकावे में आकर गलत रास्ते चुन लेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे। विद्यार्थी जीवन एक तपस्यामय जीवन कहा गया है। तभी पुराने जमाने में सभी विद्यार्थियों को विद्या अर्जित करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कृष्ण सुदामा का।
चरित्र तो आप सभी जानते हैं। चलिए छोड़िए, वे तो द्वापर युग की बात थी। आजकल भी अच्छे हॉस्टल्स में, मिलिट्री स्कूल में देखें तो वहां भी हर विद्यार्थी को एक सभ्य अनुशासित नागरिक होकर निकलता है, जैसे आग में तपकर सोना। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि एक विद्यार्थी को नैतिक मूल्य व अनुशासन में कैसे बांधे। यह समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी हमने यह समाज ने बना दिया है। इस समस्या को दूर करने का सबसे सरल उपाय है माँ बाप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय अवश्य व्यतीत करें, उनके विचारों को सुने और समझें, थोड़े सजग रहें कि हमारे बच्चे के दोस्त कौन कौन है, कैसे हैं। स्कूल में टीचर्स के जैसे पीटीएम होती है तो टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। बच्चा फोन पर, फेसबुक पर, टीवी पर क्या देख रहा है इसकी नजर रखें। आजकल समय है कि आप बच्चों को इन चीजों से दूर नहीं रख सकते। ये सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कोविड पीरियड में भी सबने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर हम इन बच्चों को दूर रखेंगे तो समाज में उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर बस हम अपने बच्चों के प्रति सजग और दोस्ताना व्यवहार रखें तो देखिए हमारे बच्चों में कैसा बदलाव आता है। आखिरकार हमारा बच्चा भी तो एक विद्यार्थी है और हमें बड़े होकर इसे देश का एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। धन्यवाद। अगर मेरे विचारों से आप लोगों को कोई असहमत हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। बहुत ही सार्थक आपने विचारधारा प्रस्तुत की है कि बच्चे को जहां दंड देना पड़े, डांटना पड़े, उसको डांटा भी जाना चाहिए। बच्चे के ऊपर कठोर अनुशासन के साथ, विनम्रता के साथ अनुशासन की आवश्यकता है। कहीं जगह कठोरता भी जरूरी है। आपने बहुत ठीक चिंतन प्रस्तुत किया और आदरणीय पूनम भटनागर जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को समय जरूर दे, क्योंकि बच्चों की विचारधारा, बच्चों के साथ हम जो वार्तालाप करते हैं उनके व्यक्तित्व का दर्शन हो जाता है, उनके विचारधारा प्रकट होती है और मालूम होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं एक कमी महसूस करते हैं अपने माता पिता के साथ वार्तालाप की, वो भी दूर होती है और बच्चों का व्यक्तित्व भी का भी ज्ञान माँ बाप को होता है। तो बच्चों को समय जरूर दें। बहुत अच्छी बात कही। हमारे बीच में श्री संजीत कुमार जी जुड़े हैं। संजीत, अगर कोई गलती हो तो आप, संजीत कुमार जी हैं शायद, बिल्कुल संजीवनी संजीत कुमार जी, तो मैं आमंत्रित करूंगा, आप भी 1 मिनट के लिए अपनी बात जरूर रखिएगा। नमस्कार सभी को सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं संजीव कुमार पटौदी से, मैं सर पटौदी हरियाणा से सर। जी जी, बहुत स्वागत। मैं मुकेश भटनागर से नमस्कार करता हूँ, इनको बहुत फॉलो करता हूँ और राखी मैम का मैं शिष्य रह चुका हूँ। राखी मैम, हाँ, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ। ईच वन टीच वन योग, हमारा एक फाउंडेशन था, उसमें जुड़ा हुआ था। और हरियाणा के जो कोर मेंबर टीम का मैं सदस्य हूँ और सर जैसे कि दिल्ली से कोर मेंबर है। हाँ, तो आज के जो विचार है बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि बताया गया है कि जो शुरुआत होती है घर से होती है, बच्चों की परवरिश। हालांकि जब मैं योग शिक्षा मैंने ग्रहण की और उस समय मुझे पता चला कि माँ बाप के चरण लेना चाहिए, मुझे संकल्प दिया गया कि भाई आपको अपने माँ बाप के चरण लेने हैं। तब से मैं कंटिन्यू 4 साल से मैं माँ बाप के चरण स्पर्श करता हूँ सुबह मॉर्निंग में उठते ही। बहुत बढ़िया। और वो परंपरा मेरे बच्चों में भी आ गई है। मुझे बड़ा खुशी हुई कि मेरे बच्चे भी प्रशंसनीय है, इस पे फॉलो करने लगे हैं। हाँ जी। और सोशल मीडिया आज के समय में है, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज से अवेयर नहीं था, तो मैं अभी स्टार्ट करूँ। जैसे यहाँ के विचार लिए हैं कि बच्चों का, क्योंकि बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं, 11th में 12th में मेरी गुड़िया हो गई है और 11th में मेरा बेटा है। हाँ, तो अभी तक उनको मैं वॉच नहीं कर रहा था क्योंकि वो पढ़ाई में सही है, बट थोड़ा बहुत जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है तो वो देखना बिल्कुल जरूर चाहिए हमें। ये मैं देखूंगा। और जैसे आप लोग विचार है तो आप लोगों के बड़े अच्छे विचार है और जो इनको जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा मैं, तो यही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सर।
जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भटनागर जी का बहुत मैं इसलिए बार-बार दवाई पूछ रहा था कि किस पे आप ये आना वीडियो चाहिए है वो इसको अनम्यूट शेयर हो कीजिएगा जाएगा। जरूर। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ अपन बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सर। इस वीडियो को मेरा- शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अभी यूट्यूब पे डाल देंगे और भटनागर जी इसको आपके पास भी भेजेंगे। पूनम जी भी इसको हाँ। म्यूट कर लीजिए आप जी। भटनागर साहब के मोबाइल नंबर मेरे पास है, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर आप जैसे मैंने अभी फेसबुक से सर का आज का नोटिस देखा मैंने कि आज ये प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा, हालांकि 8 बजे था, मैं अटेंड नहीं कर पाता, मेरी दूसरी मीटिंग चल रही थी, तो मैं 8:30 बजे ज्वाइन कर पाया इसको। हमारे प्रत्येक माह एक विषय पर गोष्ठी रखते हैं, वेबिनार रखते हैं। पीछे कोरोना काल की वजह से हमारे कार्यक्रम 4 महीने बंद रहे, तो हमारा ग्रुप तो हो चुका है। आप जैसे लोग भी आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगला महीने अलग विषय रखेंगे, तो मैं भटनागर जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेके जाए और आप अपना अंतिम संदेश प्रसारित करें, और उसके बाद हम कार्यक्रम को जो है ना समापन की ओर लेके जाएंगे। आदरणीय भटनागर जी। भरत जी और जितने भी हमारे सहभागी थे, बड़ा अच्छा उन्होंने विचार रखे। मैं क्षमा चाहूंगा कुलविंदर जी, क्योंकि कुछ महिलाओं के पास हमारे संदेश आ रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों को डिनर सर्व करना था, वो 1-2 साथी हमारे चले गए। फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे कुल मिला के विचार हमें मिले। और मैं अब इसको जो मैंने सुना, तो प्रदीप खरे साहब ने, जो प्रदीप खरे जी ने जो हमें एक एग्जाम्पल दी कि किस प्रकार से दुकान में टैग बदल गए, तो ये हमारे जीवन में यही मूल्यों का भी है। हम किस समय हमारे टैग बदल जाते हैं, हम कभी अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं, कभी हम किसी रूप में हो जाते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे वो टैग ना बदले, हमारा वो नैतिक वाला मूल्य जो हमारे साथ रहे। यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो भी हमारे दोष हैं मनुष्य में, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना, ये कुछ हद तक अगर सीमा में रहे तो ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं इंसान के लिए। लेकिन जब सीमा पार कर जाते हैं तो ये व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी बड़े घातक हो जाते हैं। मैं यहाँ कुछ अपने उदाहरण, हाँ 5 मिनट बोलूं, 2 मिनट? सर 2 मिनट बोलिए। अच्छा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा नैतिक मूल्य के ऊपर। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है पुस्तक मेले में प्रवेश कर गया और उसको पता नहीं था मैं कैसे आ गया, वो अनपढ़ था बिल्कुल। लेकिन मेरी उससे मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद कुछ ऐसा सिलसिला बना, हमने जब उसको जाना तो उसने मुझे जो सीख दी कि मेरी माँ ये कहती है, यदि आप नेकी की राह पे चलोगे तो आपकी फटी जेब में भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और वह किसी पेपर मिल में काम करता था। तब उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हम तो कोरा कागज बनाने में कितनी मेहनत करते हैं और पुस्तकें लोग खरीद के किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। जब मैंने उसके साथ बातचीत करी, मैंने फिर उसे पुस्तक मेला दिखाया, तो उसमें इतनी रुचि आई कि उसने पुनः प्रौढ़ शिक्षा ज्वाइन करी। और वो आज 4 साल पहले पुरानी बात है, अब वो एक कोई रेस्टोरेंट चला रहा है गुजरात में। दूसरा मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा नैतिक मूल्यों का पतन। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने अपने बुजुर्ग जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी, उनको रास्ते में छोड़ के वो कहीं चला गया। अब हमारे संज्ञान में आया मेरे एनजीओ के मार्फत, तो हमने पुलिस के माध्यम से उस ब्लाइंड केस को, उस बेटे को हमने ढूंढा, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था पुलिस द्वारा। तो यहाँ ये दोनों उदाहरण से मेरा कहने का मतलब है, नैतिकता का पढ़ाई लिखाई से या विद्वता से महत्व नहीं है। आपके जो नैतिक मूल्य हैं वही सबसे बड़े आपके गुण हैं, और वही आपको अंत तक खुशहाली और जीवन में संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो हमें नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में इतना मूल्य है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम जो आचरण करेंगे वही आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी देख रहे हैं और कोई अनजान भी देख रहा है, तो कम से कम हमारा ऐसा व्यवहार हो कि जो सब हमारे व्यवहार को देखते हुए अनुकरणीय रास्ते पे चले। जिससे कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि ए नेशन इज नोन बाय द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। तो हमारा कैरेक्टर किस प्रकार हो सकता है? केवल नैतिक मूल्यों के आधार पे। नैतिक मूल्य जैसे हमने पहले कहा, सच्चाई, ईमानदारी, ये है तो मुश्किल, लेकिन अगर जो चल पड़ेगा वह किसी से भी नहीं डरेगा। चाहे उसके सामने कोई दुश्मन भी आ जाए या कोई आग का दरिया भी आ जाए या समुद्र भी आ जाए, वो पार कर लेगा यदि उसमें ये मूल्य। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सभी भागीदारियों का और भारत भूषण जी का मैं धन्यवाद दूंगा। आपका ग्रेटिट्यूड कि आपने इस अच्छे विषय पे हमें बातचीत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा संयोजन किया है, अच्छे अच्छे साथियों को जोड़ा है।
और भविष्य में भी हमें इस प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे। कि ये जीवन के बारे में मैं 2 पंक्तियां अवश्य कहूंगा कि समीक्षा की समीक्षा है, समीक्षा की समीक्षा है, यह जीवन एक समीक्षा है, यहाँ प्रतिपल यह अग्नि की परीक्षा है, यहाँ प्रतिपल मिलती शिक्षा है, यहाँ प्रतिपल मिलती शिक्षा है। और संदेश एक और जरूर देना चाहूंगा, ये उर्दू में है मेरा लिखा हुआ कि हरगिज ना हो दिलगीर बंदे इखलास तेरा वजूद है, माजिद बनो भूषण ये मेरा मंजिले मकसूद है, मंजिले मकसूद है। यानी कि एक श्रेष्ठ इंसान बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और श्रेष्ठ इंसान तभी बना जा सकता है जब हम नैतिकता का अनुसरण करेंगे, सद्मार्ग पे चलेंगे, तभी हमारा जीवन, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, नैतिकता अत्यंत अनिवार्य है। जीवन यही समाप्त नहीं होता, जीवन बहुत मरने के बाद भी बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा। उस यात्रा का आनंद हम नैतिक मूल्यों से ही हासिल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर श्री भटनागर जी का, मुकेश भटनागर जी का और पूनम भटनागर जी, श्री संजीत कुमार जी, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आदरणीय हमारे बीच में जो साथी जुड़े थे इससे पहले, नाम ध्यान नहीं आ रहा, जितने भी हमारे सुभाष शर्मा जी, दुर्गादास जी, हाँ बिल्कुल, श्री प्रदीप खरे जी, मधु खरे जी, और हमारे साथ सुभाष शर्मा जी भी जुड़े हुए थे, दुर्गादास जी, साथ में जितने भी हमारे श्रोता के रूप में भी हमारे जो साथी जुड़े थे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में भी इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहेंगे और आपकी उपस्थिति से हम लाभान्वित होते रहेंगे। आप सब आए और भविष्य में भी इसी प्रकार संगोष्ठी में एक दूसरे को सुनने का, सीखने का अवसर मिलता रहे, तभी हमारी इस कार्यक्रम की सार्थकता है। और एक बार फिर से मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ श्री भटनागर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।